एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर आपका सीबीएसई एचबीएसई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं, टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर और ये लेक्चर इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हमने अब तक हमारा चैप्टर मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है, विच इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। देखो, हमने पीछे चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे पास रेजिस्टर होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टर। रेजिस्टर का क्या काम होता है भाई? करंट के जो पाथ है, फ्लो है, उसको अपोज करता है। क्या करता है भाई? अपोज करता है किसको? फ्लो ऑफ करंट को। राइट? हमारे सर्किट में इस तरीके से इसका सिंबल होता है। जैसे ही करंट रेजिस्टर से पास होगा तो ये करंट को अपोज करना शुरू कर देता है। उस ऑपोजिशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, करंट जो है हीट की फॉर्म में वेस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा फैन है, चलता है जैसे वो, तो धीरे धीरे जितनी देर चलता रहेगा गर्म होना शुरू हो जाएगा। मिक्सर को हम यूज करते हैं तो ज्यादा यूज करने पर गर्म होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिकल बल्ब है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे इफेक्ट हमारे क्या होते हैं कि भाई जो करंट है उसके पाथ में जब रेजिस्टेंस आता है, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो करंट की बजाय हीट की फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसी इफेक्ट पर बेस्ड हमारे पास क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगर हम क्या करें, जो हमारा सर्किट है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन अगर रेजिस्टर्स का ही बना दें। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, कोई डिवाइस है और उसमें मैंने इतने सारे रेजिस्टर्स यूज कर रखे हैं कि जब उसके अंदर से करंट पास हो तो वो सारा का सारा ही हीट की फॉर्म में क्या हो जाए, यूज अप हो जाए। जैसे कि जो हमारा केटल होता है, इलेक्ट्रिकल केटल होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा आयरन होता है, ये क्या करते हैं, इतना ज्यादा हीट कैसे हो जाता है। या फिर जो मेटल रोड होता है, मेटल का जो हीटिंग रोड होता है, जो सर्दी में आप पानी को गर्म करने के लिए यूज करते हो, जैसे उसके अंदर से करंट पास होता है वो इतना ज्यादा गर्म कैसे हो जाते हैं इतना जल्दी? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स का कॉन्फ़िगरेशन यूज किया होता है। वो रेजिस्टर्स की वजह से करंट में बहुत ज्यादा ऑपोजिशन आता है, उस ऑपोजिशन की वजह से हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जब हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर की वजह से जो करंट है वो डिसिपेट होना शुरू हो जाता है। डिसिपेट मतलब निकलना, वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड एक लॉ दिया गया है, विच इज जूल्स हीटिंग लॉ। क्या होता है भाई? जूल्स हीटिंग लॉ। इन्होंने क्या बताया है कि जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में वहां पर कन्वर्ट होगी, वो निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था जूल ने। अब वो फॉर्मूला पता करने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो पावर होता है, पावर क्या होता है भाई? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। राइट? सबको पता है। अब जो वर्क डन होता है, हमको क्या पता है भी, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन बाय चार्ज, यहां से हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज हो जाएगा। अब यही वैल्यू अगर मैं यहां पर यूज कर लूं, डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम सबको पता है कि जो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? करंट नहीं बोलते क्या? करंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म करंट हो जाएगी। तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट भी तो लिख सकते हैं। राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट भी तो लिख सकते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास पावर की वैल्यू क्या होगी, VI। तो यहां पर मैं क्या कर दूं, VI रख दूं। अगर ये क्या हो गया, VI इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम हो गया। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, VIT हो जाएगी। ठीक है, अब VIT हो जाएगी। जो हमारे पास क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। अब इस V की जगह अगर मैं IR लिखूं तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, 3 ही हो जाएगा क्या? यहां पर IR अगर
लिखूंगी तो आई क्या हो जाएगा, एक आई ऑलरेडी है, एक और आएगा तो आई स्क्वायर आर टी। अब जूल ने क्या बोला, जो ये वर्क डन है यही हीट की फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होता है। तो जो हीट है, 1 सेकेंड इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो हीट है दैट इज आई स्क्वायर आर टी, इतना हीट आपका क्या होता है, जो ये हीटिंग इफेक्ट में जाता है। अगर आप कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, कितना रेजिस्टेंस है और कितनी टाइम के लिए करंट फ्लो करा है, अगर आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो कितनी हीट उससे जनरेट होगी वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ आई। शुरू हमने करा है पावर के फॉर्मूला से। वर्क डन को हमारे पास क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज लिख सकते हैं। अब चार्ज बाय टाइम करंट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहां से वापस से यही वैल्यू पुट करें अगर, तो वी आई इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डन हो जाएगा वी आई टी। ओम्स लॉ में वी क्या होता है, आई आर के बराबर, वैल्यू पुट करी तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स हीटिंग लॉ इसको बोला जाता है। यहां से बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इन चारों टर्म में से कोई भी 3 दे देगा, एक पूछ लेगा। अब लेकिन अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, देखो भाई अगर आप क्या हो स्कूल गोइंग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इतना इनफ है आपके लिए, लेकिन अगर आप टीजीटी एस्पिरेंट हैं, यहां से हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या आया है, P इज इक्वल टू वी आई आया है। ठीक है, लेकिन V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये आई आर की वैल्यू यहां रख दो तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी फॉर्मूला किसका है, पावर का है। या फिर आप क्या कर दो, आई की वैल्यू अगर यहां से निकाले, आई की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर, यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर एक ऑलरेडी है, ये इससे कैंसिल होके वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको पावर के ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्या, वी आई, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। इतनी बात समझ आई। इन तीनों फॉर्मूला के बेस पर आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं टीजीटी साइंस के एग्जाम में। ठीक है, अगर आपके पास V और I की वैल्यू दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर IR की दी है तो ये वाला, VR की दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, इसीलिए आपको तीनों फॉर्मूला याद करने जरूरी है क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं इनके अंदर। अब इस पर बेस्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है भाई, पावर इंटू टाइम। तो इन सारे फॉर्मूलाज में अगर टाइम को साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क डन या फिर हीट सेम चीज है, उसकी वैल्यू देगा। तो हमारे पास वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी, ये तीनों फॉर्मूला किसके होंगे, जो हीटिंग इफेक्ट होगा उसके लिए होंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है भी एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे हमने बात पहले किया ही था कि जो हमारे आयरन होते हैं, इलेक्ट्रिकल रोड होती है, उन सब में यूज किया जाता है। साथ ही हमने बोला कि भी जो हमारा बल्ब होता है ना, जो बल्ब होता है फिलामेंट वाला, जैसे उसमें से करंट पास होगा तो वो हीट होना शुरू होगा। अगर वो किसी ऐसे मेटल का बना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो हीट होने से वो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बल्ब हमारा इस तरीके से होता है ना, ऐसे यहां पर फिलामेंट है, अगर ये फिलामेंट ब्रेक होगा तो करंट यहां से पास होगा ही नहीं। तो जो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट एक ऐसे मेटल का होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, इतना होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट कि जिसको हम जूल्स हीटिंग लॉ में हीट इतना रीच ना हो सके। ठीक है, तो हम किस मेटल का यूज करते हैं भाई, टंगस्टन का बनाया जाता है फिलामेंट। क्यों, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा बल्ब होता है, यहाँ पर इनर्ट गैस फील्ड होती है। इनर्ट गैस क्यों फिल करी होती है, ताकि जो हमारा बल्ब है उसकी लाइफ को हम इंक्रीज कर सके, ताकि जो हमारा यहाँ पर हीट हो रहा है ना, देखो अगर ये गैसेस इनर्ट नहीं होंगे तो ये हीट होगा तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो बल्ब की जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ इनर्ट गैसेस होते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस का रिएक्ट करना बहुत टफ होता है एक हाई टेम्परेचर पर भी। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा हीट हो जाए तब भी वो आपस में रिएक्ट ना करें, इस वजह से इनर्ट गैस फिल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है वो होता है फ्यूज का। आपने सुना होगा ना कि भाई फ्यूज उड़ा है, डोंट वरी, आपका डिवाइस खराब नहीं हुआ है। मतलब कि मैंने माना कि यहाँ पर अगर मेरा कोई डिवाइस है जो बहुत महंगा है,
ठीक है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कुछ भी है। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से करंट सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं यहां पर फ्यूज लगा दूं डिवाइस से पहले, अब इस फ्यूज की कैपेसिटी मैं कितना रख दूं, मैं ऐसे मेटल का बनाऊं, ऐसी क्वालिटी का बनाऊं कि जो इसका हमारा क्या है मेल्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से सेट हो कि डिवाइस जितने टेम्परेचर को झेल सकता है, जितने करंट को झेल सकता है, वो तो यहां से क्रॉस हो, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा करंट हो ना, उस करंट की वजह से जो हीट जनरेट होगा, उस हीट से ये फ्यूज मेल्ट हो जाए। क्या हो जाए, फ्यूज मेल्ट हो जाए। अगर अब एक लिमिट से ज्यादा करंट आएगा तो ये भी हमारा जो फ्यूज लगाया है हमने, क्या होगा, हीट अप ज्यादा होगा, ज्यादा हीट अप होगा तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक होगा और डिवाइस तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, डिवाइस को कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा फ्यूज में भी यूज किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट का ही एप्लीकेशन। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो भाई, जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा P इज इक्वल टू VI, पावर की यूनिट होती है वोट, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, और करंट की क्या होती है एम्पियर। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू दी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, अब अगर मैं उसके बाद क्या करूं, मैं लिखती हूं 1 किलोवोट आवर। देखो 1 किलोवोट मतलब 1000 वोट, एंड आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। इतना समझ आता है, 1 किलोवोट आवर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स यहां पर क्या हो गया हमारा 36,000 वोट इंटू सेकेंड, राइट। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूं, 3.6 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5, 5 जीरो पहले से, पॉइंट से 6 जाएगा, वोट इंटू सेकेंड। अब देखो भाई, हमारे पास क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या है, वोट है, ये क्या है, जूल है, और ये क्या है, सेकंड है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जूल किसके इक्वल आता है, वोट इंटू सेकेंड के इक्वल होता है। तो इस वोट इंटू सेकेंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.6 इंटू 10⁻⁶ क्या लिख सकती हूँ, जूल। और इधर क्या है, 1 किलोवोट आवर है। तो आप एक चीज नोट करो, इधर क्या है, किलोवोट आवर है, इधर क्या है, जूल है। मतलब कि जो किलोवोट आवर है वो जूल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क या एनर्जी की। तो जो किलोवोट आवर है वो भी यूनिट किसकी होगी, वर्क या एनर्जी की ही होगी। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि वोट आ रहा है इसके अंदर तो पावर की यूनिट होगी, नहीं भाई, किलोवोट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की चीज है। नोट बना देती हूं कि जो किलोवोट आवर है इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क डन बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास जो बिल आता है ना, इलेक्ट्रिकल बिल आता है हमारा मंथली, वो जो यूनिट में आता है कि इतने यूनिट आपने कंज्यूम करा है, वो यूनिट जो 1 यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 किलोवोट आवर के ही इक्वल होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, वो किलोवोट आवर की फॉर्म में ही होता है, और 1 किलोवोट आवर को ही 1 यूनिट बोला जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।